हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काल। और काल के अंतर्गत आज की इस वीडियो में भविष्य काल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम वर्तमान काल और आपका भूतकाल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बचा है बाकी का भविष्यत काल। तो भविष्यत काल इस वीडियो में फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आपके काल खत्म हो जाएंगे, मतलब कि काल का जो टॉपिक चल रहा था वो आपका फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद क्विज में भी जो हमने रिवाइज किया था अब तक काल से संबंधित, उसको लास्ट कल की क्विज में हम कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे, भविष्यत काल से भी, वर्तमान काल से भी और भूतकाल से भी। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। काल, भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था, काल मतलब क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे ये पता लगता है कि जो हमारा काम है या क्रिया है हमारी किस समय में हुई है, यानी होने वाले समय का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। उसी समय को क्या कहेंगे? काल कहेंगे। कि हमारी क्रिया जो है प्रेजेंट में संपन्न हुई है, अभी अभी हुई है, या थोड़ी बहुत देर हो चुकी है, या बहुत लंबा टाइम बीत चुका है, यानी हमें ये ज्ञान होता है कि किस समय हमारी क्रिया संपन्न हुई। तो ये ज्ञान कराने वाला जो रूप है वही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। अब काल में मैंने आपको बताया था काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक, तो प्रेजेंट क्या था, यानी वर्तमान काल क्या था? जब हमारी जो क्रिया है वो, इससे ये पता लगता है, क्रिया के जिस रूप से ये पता लगता है कि हमारी क्रिया जो है वर्तमान काल में संपन्न हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल। और क्रिया का बीते हुए समय में होने का अगर बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं, क्योंकि भूतकाल का मतलब ही बीता हुआ समय होता है। जैसे कोई चीज़ बीत चुकी है, कोई, जैसे कल जो था काल का, भूतकाल वाला जो हमारा टॉपिक था वो कल फिनिश हो चुका है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि मैं काल के बारे में यहाँ पर लिख चुकी हूँ, तो जो लिखने की क्रिया है वो संपन्न हो चुकी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। वैसे ही भविष्य काल की बात करेंगे तो भविष्य का मतलब होता है आने वाला समय। जैसे मैं कहूँ कि मैं कल मथुरा जाऊंगा या मैं कल मथुरा जाऊंगी, तो मैं आने वाले समय में जाने की बात कर रही हूँ। तो जब हमारी क्रिया से आने वाले समय में, क्रिया का आने वाले समय में होने का बोध होता है, तो हम क्या कहते हैं? भविष्य काल। यानी क्रिया का वह रूप जिसमें ये पता लगता है कि जो काम है वो आने वाले समय में संपन्न होगा। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की भविष्य काल की। तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतुमद भविष्य काल। अब ये हेतु हेतुमद जो है ये तीनों में चला था, वर्तमान में भी और भूतकाल में भी और भविष्य काल में भी। तो इसका सबसे पहला आपको ये पता रखना है कि यहाँ पर जो भविष्य काल में ये होगा हेतु हेतुमद, इसका अर्थ होता है, पहले हेतु का मतलब होता है कारण और दूसरे का होता है पहले हेतु का मतलब होता है कारण और दूसरे का होता है कार्य। यानी पहले कारण बताया जाएगा और फिर कार्य। जो मिश्र वाक्य के जो उदाहरण होते हैं जिनमें क्रिया हमारे भविष्य में होने की संभावना रहती है, वो सारे हेतु हेतु मद के अंतर्गत आएंगे। तो ये जान लेते हैं डिटेल में। अब आप देखिए यहाँ सामान्य भविष्य काल पहला प्रकार। तो इसके लिए यहाँ पर आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि पहले मूल क्रिया होनी चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? गा गी गे या ऊंगा ऊंगे ऊंगे। तो मूल क्रिया के साथ में जब भी लास्ट में आपको अंत में उसके साथ में उसके पीछे गा गी गे ये दिखाई देंगे, तो आप कौन सा काल करेंगे? सामान्य भविष्य काल। फिर उसके बाद में क्रिया के साथ में अगर गा गी गे ना दिखाई देगा और मूल क्रिया के बाद में क्या दिखाई देगा? ऊंगा ऊंगी और ऊंगे, तो क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मैं कहूँ मैं कल मथुरा जाऊंगी, मैं कल मथुरा जाऊंगी, तो यहाँ पर हमारी क्रिया के साथ में अंत में क्या आ रहा है? ऊंगी। फिर उससे पहले क्या है? जाऊंगी। तो जा क्या है? मूल क्रिया। मूल क्रिया मैंने आपको बताया था कौन होती है? मूल क्रिया मतलब क्रिया का वह रूप जिससे छोटा और रूप नहीं किया जा सकता, यानी क्रिया का बिल्कुल शुद्ध रूप, क्रिया का बिल्कुल जो बेसिक है, उसका बेस है, यानी जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जो मूल है, जिस जहाँ से उत्पत्ति, अन्य क्रियाओं की जहाँ से उत्पत्ति होती है वही क्रिया का मूल रूप होता है। तो क्रिया का मूल रूप होगा जैसे जाऊँगा। अब हम इस जा को, क्रिया का यहाँ मूल रूप क्या हो जाएगा? जाना। ठीक है, जा। अब इस जा को हम जाना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अलग क्रिया बनाई गई, ये किससे बनी? मूल क्रिया से बनी। ठीक, तो मूल क्रिया क्या होगी? क्रिया का सबसे छोटा रूप, या उसको मूल क्रिया को हम धातु के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी आपको मूल क्रिया के साथ में गा गी गे
और ऊँगा, ऊँगी और ऊँगे ये दिखाई देंगे, तब आप क्या करेंगे, सामान्य भविष्यत काल। बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, इतना शॉर्ट कि आपको इससे ज़्यादा शॉर्ट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि ट्रिक के पीछे मत भागिए, चीज़ों को बेसिक से समझिए। जैसे यहाँ पे मैंने सामान्य भविष्य काल लिखा, मैं कल मथुरा जाऊँगी, तो बिल्कुल सामान्य सी बात है ये भविष्य काल की। इसमें ना तो कोई संदेह जताया जा रहा है, ना कोई संभावना है, ना ही हेतु मत यानी कार्य कारण की बात हो रही है। तो साधारण तरीके से कहा जा रहा है कि मैं कल मथुरा जाऊंगा, तो ये कौन सा भविष्य काल हुआ, साधारण या सामान्य भविष्य काल। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे संभाव्य भविष्य काल की। दूसरा इसका भाग है या दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यत काल। आरंभ में शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है। यानी वाक्य के शुरुआत में, आरंभ का मतलब है वाक्य के आरंभ में या वाक्य के शुरुआत में लगता है, शायद या संभव है, ये शब्द जब आते हैं तो कौन सा हमारा भेद हो जाता है, संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, वाक्य के शुरुआत में, वाक्य के आरंभ में, शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, इस तरीके के अगर शब्द आते हैं तो वो कौन से हो जाएंगे, संभाव्य भविष्यत काल। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जैसे आप कहते हैं ना, शायद ऐसा हो सकता है, या शायद कल बारिश होगी, शायद इस मार्कर की इंक खत्म हो चुकी है, तो शायद का मतलब संभावना जताई जा रही है। शायद का मतलब है कि ये शायद जो लगा हुआ है वाक्य के आगे, शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, इनसे क्लियर हो रहा है कि वाक्य में भविष्य में होने की संभावना जताई जा रही है कि शायद इस मार्कर से स्याही खत्म होगी। तो संभावना एक जताई जा रही है आने वाले समय में, वो भी जब आने वाले समय की बात होगी तभी हम भविष्यत काल के साथ में जाएंगे। ठीक, तो आरंभ में, वाक्य के आरंभ में शायद, हो सकता है, लगता है या संभव है, इस तरीके के शब्दों का अगर आप प्रयोग देखेंगे तो कौन सा काल करेंगे, संभाव्य भविष्यत काल। इसके साथ में ये शर्त भी ध्यान रखनी है कि जो क्रिया है वो भविष्य काल में होने की संभावना व्यक्त कर रही हो। दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर है आपका तीसरा भेद, हेतु भविष्यत काल। हेतु भविष्यत काल, इसकी स्टेटमेंट देखिए, मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें क्रिया भविष्य काल में संपन्न हो या आने वाले समय में संपन्न हो। यानी मिश्र वाक्य जो होगा उसके सारे उदाहरण होंगे, लेकिन कौन कौन से सारे उदाहरण, जिनमें क्रिया आने वाले समय में संपन्न होने की बात करेगी, यानी भविष्य काल में संपन्न होने की बात करेगी। जैसे यदि आप परिश्रम करोगे तो सफल होगे, मतलब करोगे तो सफल होगे, तो क्रिया, दोनों ही क्रिया कहाँ पर होने की बात हो रही है, भविष्य काल में। तो मैं कह रही हूँ आने वाले समय की बात इसमें होती है। जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर आप परिश्रम करोगे तो आप सफल होगे, तो दोनों ही क्रियाएं, पहली करोगे आने वाले समय में और होगे, यानी आने वाले समय में ही आपको परिश्रम करने की बात की जा रही है और आने वाले समय में ही आप सफल होगे। तो दोनों ही क्रियाएं एक दूसरे पर डिपेंड होंगी, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होंगी, और दोनों ही क्रियाएं भविष्य में संपन्न होने की बात करेंगी। तो क्लियर हुआ यहाँ पर, हेतु मद भविष्यत काल। मिश्र वाक्य के सारे उदाहरण होंगे, कौन कौन से, जिनमें क्रिया भविष्य काल में संपन्न होगी या आने वाले समय में संपन्न होगी। तो यहाँ पर हमने सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु मत भविष्य, तीनों भविष्य काल के प्रकारों के बारे में मोटा मोटा जाना। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे और स्टेटमेंट की, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो क्या स्टेटमेंट दे दी जाती हैं कि साधारण या सामान्य भविष्य काल के संबंध में कौन सा सही नहीं है, और 3 स्टेटमेंट आपको सही दी जाएंगी, 1 गलत दी जाएगी। तो आपको सारी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। वैसे अगर आप बेसिक से इसको समझ लेते हैं कि मूल क्रिया के साथ में गा, गी, गे, ऊँगा, ऊँगी, ऊँगे ये आएंगे तो हमारा साधारण या सामान्य भविष्य काल होगा। तो फिर उसके बाद में जो स्टेटमेंट होंगे उनको आप लागू कर लेंगे, उस पर खुद लागू कर करके देखेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में उसका जो आंसर आता है उसको आप सिद्ध करके देख लेते हैं खुद से ही कि आपका आंसर सही है या नहीं है। यानी जो पहले दिया हुआ है उसमें आपके आंसर को पुट करके आप
सही आंसर तक पहुंच जाते हैं, यानी अपने आंसर को सिद्ध कर लेते हैं, आंसर को प्रूव कर लेते हैं कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है। उसी तरीके से यदि आपको बेसिक से चीज़ें पता होंगी तो आपके सामने जब स्टेटमेंट आएंगी तो आप उन स्टेटमेंट को उस पर फॉलो करके देखेंगे, उस पर लागू करके देखेंगे, उस स्टेटमेंट को उसमें पुट करके देखेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट्स की। तो स्टेटमेंट्स कैसे दी जा सकती हैं? तो यहाँ पर सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल तो इसकी स्टेटमेंट है, क्रिया ना तो आरंभ हो ना समाप्त हो बल्कि आने वाले समय में संपन्न होगी। तो सामान्य भविष्यकाल के लिए क्या आपको ध्यान रखना है? क्रिया ना तो आरंभ हुई हो और ना ही समाप्त हुई हो बल्कि आने वाले समय में संपन्न होने की बात की जा रही हो। जैसे एग्जाम्पल है, मैं कल लखनऊ जाऊंगा, वे घूमने जाएंगे। तो मैं कल लखनऊ जाऊंगा, अभी क्रिया स्टार्ट भी नहीं हुई, कल जाने की बात हो रही है, मैं कल लखनऊ जाऊंगा। ना तो क्रिया शुरू हुई है और ना क्रिया समाप्त हुई है, ना तो यहाँ क्रिया के शुरू होने का बोध हो रहा है और ना ही क्रिया के समाप्त होने का, क्योंकि जो भी होगा वो कल होगा। तो वाक्य सीधा सीधा क्या कह रहा है? मैं कल लखनऊ जाऊंगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ फॉलो हुई। तो आपके सामने अगर ये वाक्य दे दिया जाए कि मैं कल लखनऊ जाऊंगा, तो आप इस स्टेटमेंट को इस पर फॉलो करके देखेंगे, इसमें पुट करके देखेंगे कि यहाँ क्रिया का क्या शुरू होने का पता लग रहा है? नहीं लग रहा। क्या क्रिया के अंत होने का पता लग रहा है? नहीं लग रहा। तो इसका मतलब क्या है? ये सामान्य भविष्यकाल है, क्लियर है। फिर वे घूमने जाएंगे, तो घूमने जाने की बात आने वाले समय में की जा रही कि वे घूमने जाएंगे। तो ना तो हमें यहाँ ये पता लग रहा है कि क्रिया कब शुरू हो रही है, ना ही ये पता लग रहा है कि क्रिया कब खत्म हो रही है। तो जब क्रिया ना तो आरंभ हो और ना ही समाप्त हो बल्कि आने वाले समय में संपन्न हो, तो ये आने वाले समय में संपन्न होने की बात कर रहे हैं कि हम कल मथुरा जाएंगे, या वे कल घूमने जाएंगे, या वे कल दिल्ली से आएंगे। तो आने वाले समय की बात की जा रही है। तो जो क्रिया होगी वो कब होगी? आने वाले समय में संपन्न होगी। तो कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य भविष्यत काल। उसके बाद में सेकंड भेद है इसका, इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य मतलब जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है। तो क्रिया के आने वाले समय में होने की संभावना रहती है, तो उसको हम कौन सा काल कहेंगे? संभाव्य भविष्यत काल। ठीक, मतलब जो हमारी क्रिया है, क्रिया हमारी आने वाले समय में होगी, ऐसी संभावना जब व्यक्त की जाती है तो क्या होता है? वहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल होता है। साधारण या सामान्य भविष्य काल में क्या था कि वहाँ पर क्लियर था कि मैं कल लखनऊ जाऊँगा, बिल्कुल क्लियर है कि मैं कल लखनऊ जाऊँगा, वे कल घूमने जाएंगे या वे घूमने जाएंगे, है ना, वह अपना काम करेंगे। तो हमें ये कंफर्म था कि कल ही घूमने जाना है, कल ही लखनऊ जाना है, या वे अगले संडे मुझसे मिलने आएंगे। तो इस तरीके के जब वाक्य आएंगे तो यहाँ पर क्लियर है कि हमारी क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी। लेकिन यहाँ पर आने वाले समय में संपन्न होने की संभावना बनी रहती है, क्लियर नहीं होता। किसमें? संभाव्य भविष्यत काल में। तो जब भी क्रिया के आने वाले समय में संपन्न होने की संभावना की बात की जाएगी, जब भी संदेह प्रकट किया जाएगा, जब क्रिया का पूरी तरीके से आपके सामने कंप्लीट ये नहीं कहा जा रहा है कि ऐसा होगा, कंफर्म होगा, नहीं, हो सकता है, शायद, लगता है, संभव है, इस तरीके के जब शब्द आते हैं तो वहाँ पर कौन सा काल होता है? संभाव्य भविष्यत काल। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वाक्य के आरंभ में शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, इस तरीके के शब्द जब शुरुआत में आएंगे तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर एग्जाम्पल हैं आपके सामने, जैसे शायद आज बारिश होगी। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि शायद आज बारिश होगी, तो संभावना ही तो व्यक्त की जा रही है। मान लीजिए यहाँ शायद को इसके आगे से हटा दिया जाए और ये कहा जाए आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, तो फिर ये संभाव्य भविष्यत काल नहीं रह जाएगा, क्योंकि क्लियर कहा जा रहा है कि आज बारिश होगी। ठीक, आज बारिश होगी, तो यहाँ पर क्लियरली कहा जा रहा है, तो ये यहाँ फिर संभाव्य नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ इन वाक्यों के आरंभ में क्या लगाया जाता है? संभावना दिखाने के लिए कि आने वाले समय में हो सकती हैं। तो इसके लिए शायद लगता है, हो सकता है लगता है, लगता है संभव है। जैसे लगता है कल मैं मथुरा जाऊंगा, लगता है कल मैं मथुरा जाऊंगा, तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऐसा लगता है कि कल मैं मथुरा जाऊंगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के वाक्य जब आपके सामने आएंगे तो आप क्या करेंगे? संभाव्य भविष्यत काल कर देंगे। जैसे संभव है कि आज मैं आपके लिए क्लास दूंगी, तो संभव है,
कंफर्म नहीं है, संभव है, संभावना बनी हुई है आने वाले समय में क्रिया के होने की। तो इस तरीके के जब वाक्य आपके सामने होंगे तो आप किसके साथ जाएंगे, संभाव्य भविष्य काल के। तो बार बार मैं जो एक वाक्य को आपके सामने बार बार रिपीट करती हूँ, इसका रीज़न ये है ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएं। क्योंकि जितनी बार आप किसी चीज़ को सुनते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम एक ये सब्जेक्ट है जो आप शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं, शिक्षक बनने के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान या CDP या जो भी आप कहें अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में, CDP, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास। तो ये एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को अगर शिक्षक भर्ती में आप जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, आपका मिशन शिक्षक भर्ती है, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ना आपके लिए बेहद कंपलसरी है। लेकिन इस सब्जेक्ट को आप अगर ग्रेजुएशन तक नहीं पढ़ के आए थे तो आपने डायरेक्ट DLED, BTC या STC आपने जो भी किया है उसमें आपने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा। तो जब आपने ये फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट उठाया होगा उस टाइम आप इसमें बिल्कुल जीरो होंगे, क्योंकि आपने पहली बार उसको पकड़ा था। लेकिन जैसे ही आप DLED में इसको बार बार पढ़ते आए, BTC में या B.Ed में या BSTC में जब आपने इसको अलग अलग सेमेस्टर्स में पढ़ा या पूरी साल पढ़ा, क्योंकि 2 साल की होती है तो दोनों साल आपने इसको लगातार पढ़ा, हर सेमेस्टर में ये कंपलसरी होती है दोनों साल। तो जब आपने इसको कंटिन्यूस पढ़ा तो बहुत लोगों की बहुत अच्छी हो गई। जैसे एग्जाम्पल मैं खुद हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम DLED में इसको लिया था, देखा था, सुना था और पढ़ा था, लेकिन उसके बाद इसमें इतना इंटरेस्ट आया कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया और इस पर मेरी पकड़ भी बहुत अच्छी हो गई। तो कोई भी चीज़ हो जब हम उसे बार बार करते हैं, उसका बार बार अभ्यास करते हैं तो वह उस पर हमारी बहुत अच्छी पकड़, बहुत अच्छी कमांड हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार एग्जाम्पल्स का, इन स्टेटमेंट का आपके सामने बार बार जो है वाचन करती हूँ, बोलती हूँ, बिकॉज जब जितनी बार आप इन चीज़ों को सुनेंगे उतना ही आपके माइंड में ये सेट होंगी। तो पहली बार जब हम कोई चीज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं तो उसमें हमें कन्फ्यूज़न रहती हैं बहुत सारी, लेकिन धीरे धीरे जितना हम अभ्यास करते हैं, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो जितना हम अभ्यास करते हैं उतना ही हम बेहतर होते जाते हैं। मेरी फर्स्ट वीडियो जो मैंने पहली वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की थी, उस वीडियो में और आज की वीडियो में बहुत डिफरेंस मुझे खुद नज़र आता है। तो हम हर रोज़ सीखते हैं, कैसे? अभ्यास से। जितना हम अभ्यास करते हैं उतने हम बेहतर होते हैं और हमारे अंदर हर रोज़ परिवर्तन होते रहते हैं। सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती, सफलता आपके बहुत दिन की मेहनत का परिणाम होती है। हो सकता है उस मेहनत के बारे में किसी को पता ना हो, आपने अंदर ही अंदर उस मेहनत को किया हो, तो आपकी जो मेहनत है वो एक दिन का नहीं है, एक दिन की नहीं है, बहुत दिन आपने मेहनत की, लगातार आपने मेहनत की, कंटिन्यूस आपने मेहनत की, तब आप सफल हुए, तब जाकर आपका DLED, BTC, B.Ed हुआ और उसके बाद में आपने टेट भी क्लियर किया हो, तो उसके लिए भी आपने लगातार मेहनत की। तो सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि निरंतर लगे रहें, कंटिन्यूस लगे रहें, अभ्यास करते रहें, बार बार चीज़ों को रिपीट करते रहें और मौका देखते ही, टाइम अवसर लेते ही मैं भी आपको चीज़ों को रिवाइज़ कराती रहती हूँ। जितना मैं पढ़ाती हूँ उसको आपको बार बार रिवाइज़ कराती हूँ ताकि आपको चीज़ें बेहतर हो जाएं आपकी। जैसे हिंदी है, CDP है, जिन 2 सब्जेक्ट को मैं अभी आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से दे रही हूँ, तो उसके लिए मैं आपको बार बार अभ्यास कराती हूँ और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि मैं आपके लिए जो मेहनत करती हूँ उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा, आपको नहीं। तो इसलिए हमारा जो रिजल्ट होता है, हमारी जो सफलता होती है, किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती, उसके लिए हमें निरंतर लगे रहना होता है। तो इस निरंतरता को, इस रेगुलरिटी को बना के रखिए, क्योंकि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक लाइन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पंक्चुअल होना, आपका टाइम का पाबंद होना, और दूसरी बात धैर्यवान होना। क्योंकि जिन छोटे छोटे बच्चों को आप पढ़ाने जाएंगे, उन छोटे छोटे बच्चों को समझने के लिए ही आपको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, जो मैं अभी आपसे कह रही थी CDP, शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान। तो उस सब्जेक्ट को सिर्फ इसलिए ही आपको पढ़ाया जाता है ताकि आप उस छोटे से बच्चे को समझ सकें कि इसमें कितने टाइम में कौन सा परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं हो कि आप उस छोटे बच्चे पर डंडा लेकर टूट पड़ें कि आपने ये गलती की तो क्यों की। तो आपको, जब आप शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको समझ लेते हैं, तो आप स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को समझने लगते हैं। उनके साथ में एज ए सहजकर्ता, एज ए फैसिलिटेटर आप बिल्कुल उसके सामने आते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये सोचते हैं कि मैं अगर इनको थोड़ा बहुत ज्ञान देता हूँ तो इसका मतलब मैं भगवान हूँ। तो हम भगवान नहीं होते, बस फैसिलिटेटर होते हैं। हमारे पास जो हो उसको हम दे सकें। सभी शिक्षक, आप भी जब आप शिक्षक बनेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है
कि आप भगवान नहीं हैं, भगवान कोई और ही है। आप सिर्फ एक फैसिलिटेटर हैं, आप निर्देश देने वाले हैं, आप उनके भविष्य को संवारने वाले हैं। तो हमेशा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में आपको ऐसे ट्रीट करना है, एज ए फैसिलिटेटर, ना कि एज ए गॉड। ठीक, मानते हैं कि भगवान होता है टीचर, शिक्षक का रूप भगवान का रूप माना गया है, लेकिन उसके साथ साथ में हमें अपनी मर्यादाओं को भी ध्यान रखना है कि जिनको हम पढ़ा रहे हैं वो भी भगवान का ही रूप हैं। जो छोटे छोटे बच्चे आपके सामने होंगे वो भगवान का रूप होते हैं। तो आपको उनकी नीड्स, उनकी आवश्यकता, उनकी ज़रूरतें, उन्हें किस तरीके से समझ में आता है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर शिक्षण कराना होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था। इतनी बात इसलिए बोली कि मैं बार बार जो आपको बोलती हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को भविष्य काल बहुत बेहतर तरीके से आता हो, लेकिन यहाँ पे जो है सभी लोगों को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाएगा कि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जिनको कन्फ्यूजन है काल में, तो उनके लिए जब चीज़ें बार बार रिवाइज कराई जाएंगी तो उनकी और बेहतर होंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग आगे रहें और सभी के हाथ में सिलेक्शन हो, सभी के पास नौकरी हो, तो इसलिए बार बार मैं रिवाइज कराती हूँ। अब हम बात करेंगे हेतु मत भविष्यत काल की। हेतु मत भविष्यत काल मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण जिनमें क्रिया आने वाले समय में संपन्न हो और दोनों क्रिया परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हों, तो दोनों आने वाले समय में संपन्न होंगी। अब यहाँ बात समझिए कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है। तो मिश्र वाक्य के वे सारे उदाहरण आपके सामने होंगे, किसमें? हेतु मत भविष्यत काल में, जिनमें हमारी क्रिया भविष्य काल में संपन्न हो। ठीक, कहाँ पर संपन्न हो हमारी क्रिया? भविष्य काल, यानी आने वाले समय में संपन्न हो। और आपको पता है जब मिश्र वाक्य है तो मिश्र वाक्य के अंतर्गत दो क्रियाएं होती हैं और दोनों क्रियाएं परस्पर एक दूसरे पर निर्भर और आश्रित होती हैं, यानी पहली क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया निर्भर करेगी। तो पहले हेतु का मतलब होगा यहाँ पर कारण और दूसरे का होगा कार्य। तो पहले आपको कारण दिया जाएगा और उसके बाद में क्या होगा? आपका कार्य कराया जाएगा। किसके अंतर्गत? हेतु मत भविष्यत काल। तो मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जहाँ पर हमारी क्रिया आने वाले समय में या भविष्य काल में होने का व्यक्त करती हो, तो वो कौन सा काल हो जाएगा? हेतु मत भविष्यत काल। दूसरी स्टेटमेंट यहीं से आप देखेंगे, दो क्रियाएं होंगी, किसमें? हेतु मत भविष्यत काल में, और दोनों ही क्रिया एक दूसरे पर आश्रित होंगी, एक दूसरे पर निर्भर होंगी। तो आपको ये दूसरी स्टेटमेंट भी ध्यान रखनी है और आने वाले समय में ये संपन्न होंगी। जैसे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, यदि पेपर पास हुआ तो नौकरी लगेगी, यदि दवा लोगे तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो एक ट्रिक आपके लिए ये भी है कि यहाँ इन सभी में आपको तो मिलेगा देखने को। यदि पेपर पास हुआ तो नौकरी लगेगी, यदि दवा लोगे तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, यदि पढ़ोगे तो सरकारी नौकरी लगेगी, और यदि व्यायाम करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, या फिर यदि आप अच्छे तरीके से वीडियो को सुनोगे तो आपका भविष्य काल क्लियर होगा। तो जब आप भविष्य काल में ही दोनों क्रियाओं को संपन्न करेंगे तो कौन सा काल हो जाएगा? हेतु मत भविष्यत काल। पहले कारण दिया होगा और फिर उसके बाद में कार्य होगा। जैसे कारण दिया है कि यदि पेपर पास हुआ, कारण क्या है? कि पेपर का पास होना, और उसके बाद क्रिया क्या होगी? क्रिया होगी कि आपकी नौकरी लगेगी। तो यदि पेपर पास हुआ तो नौकरी लगेगी, यदि आप परिश्रम करोगे तो आप सफल होगे। तो आपका कारण क्या है? परिश्रम करना। यदि उस कारण को आप कंप्लीट कर लेते हैं, परिश्रम करने को, तो आप सफल होगे। तो दोनों ही क्रियाएं किस काल में हो रही हैं? भविष्य काल में हो रही हैं। तो तब कौन सा आपका काल होगा? हेतु मत भविष्यत काल। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आपको लेना है। बाकी का आप नोट्स तो बनाते ही जाइए, क्योंकि जो डेटा मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ ये कंफर्म है, ये श्योर है कि यूट्यूब पर आपको फ्री में ऐसा डेटा बहुत कम देखने को मिलेगा, या मिलेगा ही नहीं। ऐसा डेटा आपको पेड कोर्सेज में भी बहुत कम देखने को मिलेगा। मेरे सामने बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं। एक मेरी फ्रेंड थी जिसने किसी यूट्यूब चैनल पर ही पेड कोर्स लिया था, लेकिन उसका सीटेट नहीं निकला, और मैंने बस इतना सा कहा था उससे कि मात्र वीडियो भर देख लेती तो तुम्हारा सीटेट क्लियर हो जाता। क्योंकि जो अनुभव होते हैं, एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक तो टीचर है जिसको 10 साल का अनुभव है, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। एक दूसरी बात ये है कि जैसे आप हैं और मैं हूँ, तो जो वायोगॉत्स्की कहते हैं कि शिक्षण हमेशा सहयोगात्मक होता है, यानी अपने पीयर्स जोड़े में बहुत बेहतर होता है। जब हम उम्र एक दूसरे को बताएं चीज़ों को तो बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और मैं आपको एज ए टीचर कभी भी ट्रीट नहीं करती, एज ए फ्रेंड हमेशा आपको ट्रीट करती हूँ, क्योंकि आप शिक्षक लाइन में हैं और मैं भी उसी लाइन में हूँ। तो मैं इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझती हूँ कि आपके लिए मैं सिर्फ एक फैसिलिटेटर हूँ। ठीक है, तो आपको मैं एज ए
फ्रेंड ट्रीट करती हूँ कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो मुझे बताएं। और मैं आपसे अप्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी, आपको सभी को पता है, जो लोग जुड़े हुए हैं पहले से, जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ मैं बिल्कुल आपसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हूँ, आपकी एक एक बात को सुना जाता है और जिसकी जो समस्या होती है उसको सॉर्ट आउट भी किया जाता है, अगर पॉसिबल होता है तो आपकी सबकी समस्याओं को सुनकर उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। आपके जो सजेशन होते हैं उन पर ध्यान दिया जाता है और आपके हर सजेशन का आपको रिप्लाई भी किया जाता है। तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जुड़ना, और एक टीचर जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन वो आपकी एक बात सुन नहीं पा रहा है, आपको किस चीज़ में डाउट है उस डाउट को दूर कर नहीं पा रहा है, ऐसा होता है क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होती है तो टीचर्स नहीं सुन पाते। तो मैं आपके एक एक चीज़ को, एक एक बात को ध्यान रखती हूँ और आपके उस सजेशन को भी ध्यान रखती हूँ और उस पर वर्क भी करती हूँ। कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप बेमतलब के और बिना स्वार्थ के आप इतनी हेल्प करते हो, क्या है इसका रीज़न? तो इसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि मुझे पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है, बस ये मेरा शौक़ है। ज़रूरी नहीं यहाँ से मुझे कुछ मिले, और मिलता भी है। आप लोगों से इतनी रेस्पेक्ट, इतना सम्मान जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। वो ना पैसे से ख़रीदा जा सकता है, ना दौलत से, ना शोहरत से। तो सम्मान अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है जो शिक्षक लाइन में आपको बहुत मिलता है अगर आप बेहतर शिक्षक हैं तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें, ध्यान से सुने। जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत मेहनत करके, एफर्ट्स लगा के मैं आपके सामने लेकर आती हूँ, तो उसकी कद्र करें, उसको ढंग से सीखें अच्छे तरीके से। बाकी का आप लोग करते हैं, मैच्योर हैं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हों उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक खुशी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हम जो लोग जुड़े हुए हैं वो हमारी फैमिली है, और बिल्कुल ऐसी फैमिली जिसमें हम सारी बातें शेयर करते हैं एक दूसरे से, जो समस्या एक दूसरे के सामने होती है उसको शेयर करते हैं। तो हमारी ये छोटी सी फैमिली है जिसके साथ में मैं अपनी इस खुशी को शेयर करना चाहती हूँ। तो एक लर्नर है आपकी ही तरह, जो पिछले 6-7 महीने से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब को तब से ही जुड़े हैं। तो उन्होंने आज बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट एक पोस्ट भेजा है। तो इसमें एक लेटर है, ये मैंने पढ़ा और पूरी फैमिली ने भी पढ़ा हमारी ने, और इसके साथ में ये एक पेन है। तो ये सिर्फ एक पेन या एक लेटर नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जिन्होंने ये भेजा है उनको मैं तहे दिल से, हृदय से थैंक्स बोलती हूँ कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना माना, और सबसे बड़ी बात है इतना विश्वास किया। जब आपने विश्वास किया तभी तो आप मुझसे जुड़े हुए हैं। एक विश्वास होता है कि सामने वाला हमें जो डेटा दे रहा है वो बिल्कुल ट्रू है, फैक्ट है। तो उस विश्वास को आपने बनाया, और मैं भी आपके उस विश्वास पे हमेशा खरी उतरने की कोशिश करूँगी। आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देना मेरा फ़र्ज़ है, वो मैं आपको देती रहूँगी निस्वार्थ भाव से। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं होगा कभी भी, हमेशा। ये एक्सपर्ट ओपिनियन यूट्यूब चैनल जो है आपकी सेवा के लिए है, और सभी लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा प्रोवाइड करने के लिए है। जिस तरीके से मैंने यूट्यूब की हेल्प लेकर अपने कंपटीशन को फाइट किया था, उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी प्लेटफॉर्म की हेल्प से अपने कंपटीशन को फाइट करें। तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सोचा। और सिर्फ शुक्रिया कहने से इस चीज़ का जो मान है वो ख़त्म नहीं होता। इसका मान मुझे पता है कि मेरे लिए ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है हमारा, और ये एक दिन का परिणाम नहीं होता, वो मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। बहुत लोगों को बस ये छोटा सा लग रहा होगा कि एक छोटा सा तोहफ़ा इसको कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ना तो ये तोहफ़ा है और ना ही बहुत छोटा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो पिछले 9-10 महीने से मैं यूट्यूब पर जुड़ी हुई हूँ, और उसके बाद में मुझे इतना बेहतर रेस्पॉन्स मिला है। तो आप लोगों का प्रेम और स्नेह है जिसको आप हमेशा बनाए रखिएगा, और मैं आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरी उतरने की कोशिश करूँगी, और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देती रहूँगी। और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर करें, आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन पा लें, आपके हाथ में सरकारी नौकरी हो, जो आपका उद्देश्य है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना बेहतर रेस्पॉन्स देने के लिए और इतने अच्छे तरीके से जुड़े रहने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में, और आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और एक बार फिर से ये पोस्ट भेजने वाले के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक्स। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।